नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 साल अपने पूरे कर लिए हैं। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में 12 साल अपने पूरे कर लिए और इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक स्थिर सरकार दी है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे पहले, बहुत पहले 30 साल के बाद, यह 2014 में भारत को एक स्थिर सरकार मिली थी जिसमें कि एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था। तो 12 सालों में कम से कम एक चीज तो हुई कि कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं थी। पहले जब यूपीए की सरकार थी तो इतने सारे पार्टियों पे वो निर्भर करती थी कि हर कोई डराया धमकाया करता था मनमोहन सिंह को, और इसलिए बहुत सारे घोटाले भी हुए। हर मंत्रालय में जो भी सहयोगी पार्टी का मंत्री हुआ करता था उसने घोटाले किए, क्योंकि प्रधानमंत्री से कोई डर ही नहीं था। डीएमके का कोई नेता है, मंत्री है, तो वो डीएमके के बॉस को रिपोर्ट कर रहा है। आरजेडी का कोई है तो वो आरजेडी के बॉस को रिपोर्ट कर रहा है। मतलब इस तरह से जितनी भी अलग अलग पार्टियां थीं उनके मंत्री अपने अपने पार्टी प्रमुख को रिपोर्ट करते थे। प्रधानमंत्री की कोई सुनता नहीं था। तो इस देश में गवर्नेंस की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी वजह बन गई थी। तो इसलिए जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलवाया लोकसभा में, तो उसके बाद से लगातार एक स्थिर सरकार भारत को मिली है। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन भारत में हुए हैं। आर्थिक विकास ने जोर पकड़ा है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन 12 सालों में प्रधानमंत्री ने किस तरह से भारत को एक नई दिशा दी है, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है, और किस तरह से भारत की राजनीति को मजबूत किया है और एक स्थिर सरकार दिया है। अब देखिए, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद 2019 में फिर से चुने गए और फिर 2024 में तीसरी बार चुने गए। 2014 में, 2019 में उनके पास अपना बहुमत था, मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत था। लेकिन 2024 में बहुमत के आंकड़े से वो 30-32 सीट नीचे रह गए। उसकी कई वजह थी। 2024 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या 240 पे आके रुक गई। 272 का मैजिक फिगर था। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि भाई इस बार तो सरकार चल नहीं पाएगी। और आमतौर पर जिस तरह से गठबंधन की सरकार होती है उसमें जितने पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं, जिस तरह से दबाव पड़ता है, शायद नरेंद्र मोदी भी उसको झेल नहीं पाएंगे। और उसमें आप देखिए कि ये जो 240 पे आकर के जो आंकड़ा सिमट गया था उसमें एक बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का था, क्योंकि वहां पे इन लोगों ने, अखिलेश यादव ने इस तरह से संविधान और आरक्षण को एक मुद्दा बना दिया कि उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ा। वरना इस बार भी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता अगर उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की होती, अखिलेश यादव ने। खैर, 2024 में ये अखिलेश यादव, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, ये सोच रहे थे कि अब तो ये सरकार ढंग से नहीं चल पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भी उनको मात दिया। और अब देखिए 2024 से सरकार लगातार ऐसे चल रही है और कह सकते हैं आपकी अल्पमत की सरकार है। फिर भी अल्पमत की सरकार होने के बावजूद भी सरकार ने बड़े बड़े बिल पास करवाए हैं, बड़े बड़े बिल पास करवाए हैं, ये आप समझ लीजिए। तो आप ये देखिए कि 240 पे सिमटने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से सरकार को चलाया है, कितनी मजबूती से चलाया है और देश के आर्थिक विकास को रुकने नहीं दिया है। अब अगर हम लोग देखें कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर देश को कैसे मजबूत किया और किस तरह से भारत के आर्थिक विकास को मजबूत किया, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको यह बात समझ में आएंगी कि जो चीज प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल में करके दिखाया है वो कांग्रेस अपने 50 साल के शासन में नहीं कर पाई। बिल्कुल, कुछ लोगों को लगेगा कि ये अतिरेक है, अतिशयोक्ति है, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मैं कह रहा हूं, लेकिन आप गौर से सुनेंगे इसको तो आपको लगेगा कि वाकई नरेंद्र मोदी ने इस देश में बिल्कुल एक क्रांति की है। आम लोगों के जीवन को सुधारने के लिए इन्होंने जो नीतियां अपनाई वो अब तक इस देश में कभी लागू नहीं हो पाई थी। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, एक आदमी को जीने के लिए एक मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं। इस देश में कांग्रेस के शासनकाल में यह भी नहीं मिली थी। अब देखिए, कम से कम जैसे आपको एक घर चाहिए
टॉयलेट चाहिए। इस देश में हर किसी के पास टॉयलेट नहीं था। वो टॉयलेट की व्यवस्था किसने की? ये प्रधानमंत्री मोदी ने की। घर घर में टॉयलेट की व्यवस्था करवाई। आपको पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, वो किसने व्यवस्था करवाई? प्रधानमंत्री मोदी ने ही करवाई। और एलपीजी, भारत की जो महिलाएं हैं वो लकड़ी पे खाना बनाते बनाते अपनी आंखों को खो रही थी। तो उज्ज्वला स्कीम चला करके एलपीजी की व्यवस्था किसने करवाई? प्रधानमंत्री मोदी ने ही करवाई। अब देखिए, ये जो स्वच्छ भारत मिशन भारत में लागू किया गया, उसमें 12 करोड़ घरों को टॉयलेट दिया गया। और जो सैनिटेशन कवरेज है, स्वच्छता का जो कवरेज है, वो 38% से बढ़ के लगभग 100% ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया। 2019 तक ही हो गया। और ये जो मैंने आपको बताया एलपीजी का जो स्कीम था, उज्ज्वला योजना, ये 10 करोड़ से ज्यादा घरों को, जो गरीब हैं, उनको एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। आप समझिए कि एक तो इससे जो प्रदूषण होता है वो कम होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों मकान दिए गए। जल जीवन मिशन है, उसके तहत आपको स्वच्छ पानी पीने की सुविधा दी गई। 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में यह सुविधा दी गई। और आयुष्मान भारत, भाई गरीब आदमी को बीमारी हो जाए तो कहां जाएगा? तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, यह भी नरेंद्र मोदी ने इसकी व्यवस्था करवाई। तो आप देखिए, ये जो चीजें नरेंद्र मोदी ने की, सब गरीबों को ध्यान में रख करके किया। ये राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी की परवाह करते हैं, भाई ये टॉयलेट जो बनवाया वो अडानी के काम आएगा क्या? अंबानी के काम आएगा? ये जो घर बनवाया ये अडानी अंबानी के काम आएगा? ये जो एलपीजी का कनेक्शन दिया ये अडानी अंबानी के काम आएगा? और ये जो स्वच्छ पीने का पानी मिले ये अडानी अंबानी के काम आएगा? तो ये राहुल गांधी ये जो बकवास करते रहते हैं, उनको पहले देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 साल में किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी है और गरीबों को प्राथमिकता दी है। टॉयलेट हो, घर हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। पहले कोई पूछने वाला था क्या? और अब देखिए, बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारें थी जो इसको लागू नहीं करती थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, अब जब सरकार गई तो फिर यहां भी लागू हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नहीं किया, क्योंकि उनको डर था, केजरीवाल को भी ममता बनर्जी को भी, कि कहीं नरेंद्र मोदी को क्रेडिट न मिल जाए। इसलिए इन लोगों ने अपनी जनता को दुख पहुंचाने का प्रयास किया, उनके दुख को हरने की कोशिश नहीं की। और ये 5 लाख का इंश्योरेंस उन्होंने लागू नहीं किया था, हेल्थ इंश्योरेंस, अब जाकर के ये लागू हुआ है। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए किया ना, ये तो कोई अडानी अंबानी के लिए नहीं था। लेकिन राहुल गांधी हमेशा बोलते रहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है। तो देखिए, ये तो हुई जन कल्याणकारी योजना है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पहचान एक आइडियोलॉजिकल पार्टी के रूप में रही है, एक विचारधारा वाली पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। और 2-3 मुद्दे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग करते थे। एक था राम मंदिर का मुद्दा, और दूसरे था धारा 370 कश्मीर में जो था उसको हटाने का मुद्दा, और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए, राम मंदिर तो बन गया, धारा 370 भी कश्मीर से हट गया। ये सारे लोग, फारूक अब्दुल्ला कहा करते थे कि किसमें दम है कि धारा 370 हटा देंगे। धारा 370 हटाने के बाद वहां कोई तिरंगा को हाथ में लेने वाला नहीं बचेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया। धारा 370 हट गया। आज कश्मीर शांति से, बीच बीच में चूंकि अभी भी कुछ गद्दार वहां बचे हुए हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों को शह देते हैं, बट धीरे धीरे उनकी भी सफाई हो रही है और बहुत जल्द कश्मीर पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण राज्य बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, राम टेम्पल बन गया, आपको धारा 370 हट गया, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें धीरे धीरे अपने प्रदेशों में लागू कर रही हैं। गोवा में लागू हो गया, उत्तराखंड में लागू हो गया, अब देखिए असम में भी लागू हो गया और गुजरात में हो गया। तो ये भी सब कुछ जो भी आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे उसको भी नरेंद्र मोदी ने प्राथमिकता दी है। और आप समझिए कि आइडियोलॉजी के लेवल पर जितना इस सरकार में हो, किसने सोचा था कि राम मंदिर इतनी आसानी से बन जाएगा? किसने सोचा था कि धारा 370 हट जाएगा? किसी ने सोचा था? लेकिन ये सब हो गया। अच्छा देखिए, उसके बाद आप देखिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, एक तो डीमोनेटाइजेशन किया। कुछ लोग हैं जो नोटबंदी को कहते हैं कि बड़ा गलत किया, और भाई नोटबंदी किया तो जितने नकली नोट थे उनका कारोबार ठप हो गया। और ये नकली नोट कहां से आ रहे थे? पाकिस्तान से आ रहे थे, और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो उन नोटों का क्या किया जाता? इसलिए नोटबंदी बिल्कुल सही थी। जो नकली नोट से, उससे देश को मुक्ति मिली। और धुरंधर फिल्म में आप देखिए ना किस तरह से दिखाया गया है कि नकली नोटों का कारोबार पाकिस्तान से किस तरह से हो रहा था और किस तरह से भारत के माफिया, उसमें अतीक अहमद भी था, ये सब उसमें शामिल थे। तो नोटबंदी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसने इस देश में नकली नोटों के कारोबार को बंद किया। और जीएसटी,
को इस देश में किसने लागू किया? ये 2017 में लागू हुआ और ये एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म था। जीएसटी कांग्रेस अपने शासनकाल में नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे करके दिखाया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं, आर्थिक जो सुधार हैं, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 सालों में तेजी से लागू किया और जीएसटी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए आज पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैला हुआ है, चाहे वो हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, सब जगह तेजी से काम हो रहा है। आप देखिए कि इस देश में हाईवे का जाल बिछ गया है। 88,000 किलोमीटर हाईवे ऐड हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, आप समझ लीजिए। रेलवे मॉडर्नाइज हो गया है, हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स हैं, बुलेट ट्रेन बन रहा है। आपने देखा है ना, बुलेट ट्रेन की तैयारी बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। 85 नए एयरपोर्ट बने, या फिर एक्सपेंशन वाले जो काम थे वो सब एयरपोर्ट के, वो सब कंप्लीट हो गए हैं। ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 100% पहुंच गया, सौभाग्य स्कीम जो है। उसके अलावा देखिए भारतमाला, सागरमाला, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबों से कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, इन सबों में सुविधा मिली है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में बिजनेस करना कितना आसान हो गया ये आप देखिए। 2014 में ये रैंकिंग 142 थी। 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 142 थी, जो अब घट करके 63 हो गई है। 2019 का डाटा है। तो आप समझिए आर्थिक स्तर पे जो सुधार हुए हैं उसका परिणाम वो भी दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है किस तरह से भारत में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और भारत का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है भारत। ये आप समझ लीजिए, चीन से भी आगे है। तो ये सब ऐसे नहीं हुआ है, ये सब प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था, जो उन्होंने 2014 में आने के बाद यहां लागू किया, और अब सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आर्थिक विकास को एक नई गति दी है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज का श्रेय इनको आपको देना पड़ेगा। बीच में कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप कभी उम्मीद नहीं करते, जैसे कोविड-19 आ गया। कोविड जो आया किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन कोविड जब आया इस देश में तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी जो दवा थी, उसका जो वैक्सीनेशन था, उसको जिस तरह से मैनेज किया, वो भी अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और ये इंश्योर किया, ये सुनिश्चित किया कि कम से कम मौतें हों। और भारत में अगर आप देखेंगे, दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो मौतें काफी कम हुई। कुछ लोग कहते हैं ना कितने सारे लोग मर गए। भाई देखिए, कोविड में तो सबसे ज्यादा लोग मरे उधर अमेरिका में, यूरोप में, जो कि बड़े बड़े देश हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनके पास हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जब वो देश कोविड से मौत को नहीं रोक पाए तो भारत कैसे रोक पाता? भारत के पास जितने संसाधन थे, भारत ने उसमें कोशिश की। और अगर आप कंपेयर करके देखेंगे कि बाहर के देशों के पास कितना पैसा था, अमेरिका, यूरोप, इनके पास कितना पैसा था, और फिर भी कितनी मौतें हुई, और भारत ने अपने सीमित संसाधन में किस तरह से कोविड पे काबू पाया, तो आपको इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी। ये विपक्ष के जो लोग हैं वो कभी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने सीमित संसाधन में भारत ने बहुत बढ़िया काम किया और कोविड पे काबू पाया। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए कि इन 12 सालों में जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की, वो तो बिल्कुल एक्सीलेंट रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि भाई ये व्यक्ति क्या फॉरेन पॉलिसी चलाएगा, ये तो गुजरात का मुख्यमंत्री था। लेकिन प्रधानमंत्री ने सबको गलत साबित किया। प्रधानमंत्री मोदी को 32 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, जिसमें कई देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शामिल है। और आज की तारीख में भारत के रिश्ते लगभग हर देश के साथ ठीक है, यूरोप के साथ ठीक है, अमेरिका के साथ भी ठीक थे। ये तो डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरे टर्म में आए हैं, ये चूंकि सन की आदमी है और ये बहुत ही स्वार्थी आदमी है, पैसे के लिए इसने पाकिस्तान के साथ ये क्रिप्टो का डील कर लिया, वरना इसके पहले टर्म में भी भारत के रिश्ते अच्छे थे, और उससे पहले जो बाइडेन के टाइम में भी रिश्ते अच्छे थे, बराक ओबामा के टाइम में भी अच्छे थे। ये डोनाल्ड ट्रंप के अगर दूसरे टर्म को छोड़ दें तो अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे थे, यूरोप के साथ भी अच्छे थे, चीन के साथ भी रिश्ते ठीक करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। लेकिन 2020 में जब गलवान का युद्ध हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को सबक सिखाया। वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार चीन के 50 सैनिक मारे गए, अगर ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मीडिया को माने तो। वैसे वो 4 शहादत को ही मानता है कि 4 सैनिक ही मारे गए, भारत के भी 21 सैनिक शहीद हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मीडिया को माने तो पहली बार वियतनाम युद्ध के बाद 50 चीनी सैनिक मारे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि चीन को पीछे धकेला जाए और उसको यह बताया जाए कि तुम भारत
को 1962 का भारत मत समझो। अगर तुम हमारे घर में घुसने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हम धक्के दे करके वापस भगाएंगे, और वही काम किया गया। और देखिए, फॉरेन पॉलिसी में स्थिति आज इतनी बेहतर है कि उसका असर इकोनॉमी में भी दिख रहा है। यूरोप के साथ देखिए कितना बड़ा फ्री ट्रेड डील हुआ है, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप भी जो पहले धमकी दिया करता था, उसने भी भारत को झुकाने की पहले तो कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं झुके। ट्रंप ने कहा कि भाई तुम एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए खोल दो, डेयरी सेक्टर हमारे लिए खोल दो। प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया। और बाद में ट्रंप ने भारत को जो ट्रेड डील ऑफर किया, उसमें जो रेट था वो पाकिस्तान से भी कम था। यह तो और बात है कि वहां की कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी डटे रहे। उन्होंने कहा कि हम तुमसे डरेंगे नहीं। तो देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया, और आज पूरी दुनिया ये मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति बिल्कुल बेमिसाल है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान को तो ऐसा सबक सिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके 11 एयरबेस को बर्बाद किया और मसूद अजहर के उस टेरर ट्रेनिंग कैंप को बर्बाद किया ऑपरेशन सिंदूर में। रहीम यार खान एयरबेस, नूर खान एयरबेस, सबको तबाह किया भारत की एयरफोर्स ने। और पाकिस्तान इतना डर गया कि उसने भीख मांगी कि हमें सीज फायर चाहिए, और भारत ने माफ कर दिया। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप कूद गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमने सीज फायर कराया, हमको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करो। पाकिस्तान ने डर से नॉमिनेट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई हम तो नहीं करेंगे। इससे ट्रंप नाराज हो गया, लेकिन बाद में उसे घुटने टेकने पड़े। अब वो ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को उसने फिर से व्हाइट हाउस बुलाया है कि आइए, क्योंकि ये जो ईरान युद्ध चल रहा है उसमें भी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिनके संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, और अमेरिका से भी बात कर सकते हैं। वो ये पाकिस्तान जो मध्यस्थता करना चाह रहा है वो उसके वश की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की बात तो कभी इजराइल सुनेगा नहीं, और जब तक आप इजराइल को ऑन बोर्ड नहीं लाइएगा ये ईरान युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान को जो प्रधानमंत्री ने सबक सिखाया है वो तो उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, और आसिम मुनीर इसको कभी भूलेगा नहीं। उसके अलावा आप देखिए कि रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने जो काम किया है ना, वो एक बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ किया है। भारत के पास अपना जेट इंजन नहीं था, कावेरी का प्रयास हो रहा था, लेकिन जो थ्रस्ट चाहिए तेजस के लिए वो मिल नहीं रहा था। तो अब भारत ने क्या किया, भारत एक नया एरो इंजन बना रहा है साफरान के साथ मिल करके। ये इंजन बनेगा, अभी उस पर डील होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत में ही ये जेट इंजन बनेगा, और हम अब अमेरिका की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि अमेरिका ने जो गद्दारी की है, F404 इंजन जो है, कब का डील हुआ है, आज तक उसने सिर्फ 6 इंजन दिया है, वो देना नहीं चाहता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं भाई, हम अब इंजन भारत में ही बनाएंगे, और अब देखिए उस पर काम आगे चल रहा है। और जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है, आपको पता है भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पिछले साल 62% बढ़ा है, 62% बढ़ा है। तो भारत को डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनाना यह भी प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रही है, और डिफेंस एक्सपोर्ट को 62% बढ़ाया है। तो आप ये समझिए कि डिफेंस के क्षेत्र में भी अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है। तो पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों से लेकर के गरीबों के प्रति जो उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो तो कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बनाई ही, उसके अलावा आर्थिक विकास के लिए जो आर्थिक सुधार करने थे वो भी किया, पाकिस्तान को सबक भी सिखाया, और डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की। और आज देखिए भारत बहुत जल्द टॉप 5 देशों में होगा जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट करता है। और उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी तो भारत ने जैसी चलाई है, ये जो तिकड़ी है प्रधानमंत्री मोदी की, एस जयशंकर की और अजीत डोवाल की, उसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। तो पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भारत की घरेलू नीति और विदेश नीति को चलाया है वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कई साल तक प्रधानमंत्री मोदी इस देश को दिशा दिखाते रहेंगे और इस देश के लोगों का कल्याण करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।